हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4। जो चैप्टर नंबर 4 है वो क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी इसमें हम वो उन दवाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। ये जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कोड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो दवाएं इस पे काम करती हैं उसको बोलते हैं कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो और ये मैं बता दूं कि अब जो चैप्टर है ना ये सब आसान है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल एनेस्थेटिक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जनरल एनेस्थेटिक या एनेस्थेसिया। तो क्या होता है जनरल एनेस्थेटिक? जनरल एनेस्थेटिक समझने से पहले ये समझिए कि क्या होता है एनेस्थेसिया। तो आपने भी सुना होगा कई बार और देखा भी होगा कि जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर लोग उसको कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जिससे वो आदमी क्या होता है, पूरा सुन्न हो जाता है। यानी उसको दर्द का एहसास नहीं होता है, उसका कॉन्शियस खत्म हो जाता है, यानी एक तरीके से वो बेहोश हो जाता है। उसको कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है और वो आदमी नींद में भी चला जाता है। तो ये जो कंडीशन है ना ये दवाओं के ज़रिए से क्रिएट की जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनेस्थेसिया। और ऐसी दवाएं जो एनेस्थेसिया क्रिएट करती हैं यानी वो वाली कंडीशन लाती हैं उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स। अब ये दो तरीके का होता है। अगर ये पूरी बॉडी के आदमी के पूरी बॉडी को सुन्न कर दिया जाए, अनकॉन्शियस कर दिया जाए और उसके जो पेन का सेंसेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, अगर पूरी बॉडी से ये हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल। और अगर किसी एक ख़ास एरिया में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल। और लोकल वाला मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, लोकल एनेस्थेटिक आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल एनेस्थेटिक, यानी पूरी बॉडी को अगर सुन्न करना है, पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस करना है और दर्द का जो परसेप्शन होता है, जो एहसास होता है उसको ख़त्म करना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जनरल एनेस्थेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए। The drugs which produce reversible loss of all sensation, reversible loss of all sensation, consciousness and movement। कह रहे हैं कि वो दवाएं जो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि जो भी आदमी का सेंसेशन होता है, जैसे कि आदमी दर्द का सेंस करता है, जैसे कि मान लीजिए कांटा चुभता है तो दर्द होता है तो एक सेंस होता है, ऐसे ही ठंडा गर्म का एक सेंस होता है। तो जो भी सेंस हैं वो सारे सेंस क्या होते हैं? लॉस हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, यानी कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए लॉस होता है उनका, फिर दोबारा भी वो क्या होते हैं? रिवर्स हो जाते हैं, यानी दोबारा से फिर वो सेंसेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही कॉन्शियसनेस का भी क्या होता है? लॉस हो जाता है, यानी आदमी बेहोश हो जाता है। कॉन्शियसनेस का मतलब जो आदमी होश में होता है। अवेयरनेस होता है, यानी किसी चीज़ का पता चलना, जैसे मैं छू रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। तो ऐसी दवा जो कि इस एहसास को ख़त्म कर दे कि मुझे कोई छुए और मुझे पता ना चले, कोई कट लगाए मुझे दर्द ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। ठीक है। तो अवेयरनेस का भी क्या होता है? लॉस हो जाता है। ऐसे ही आदमी का मूवमेंट भी क्या कर दिया जाता है? लॉस कर दिया जाता है। यानी जब आदमी को एनेस्थेसिया कंप्लीटली तौर से दे दिया जाता है तब आदमी का मूवमेंट भी कम हो जाता है, यानी अब वो हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं सकता है। ठीक। अब इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो क्या होता है? एनाल्जेसिया यानी पेन किलर, यानी आदमी से दर्द का एहसास खत्म कर दिया जाता है। दूसरा क्या होता है? अमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, यानी आदमी को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कुछ याद भी नहीं रहता, यानी बेहोश हो जाता है। ठीक। और तीसरा क्या होता है? इमोबिलाइजेशन यानी लॉस ऑफ मूवमेंट। ये खास 3 चीज़ें होती हैं। ठीक। और भी कुछ दवाएं दी जाती हैं, मतलब जैसे कि प्री एनेस्थेटिक के आदमी को उल्टी ना हो, सिक्रेशन ना हो, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन एनेस्थेटिया का मेन मकसद ये होते हैं। ठीक। अब टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक क्या हैं? तो 2 तरह के एनेस्थेटिक होते हैं। एक होता है लोकल जो आप पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं, और दूसरा क्या है? जनरल एनेस्थेटिक जो आप पढ़ने वाले हैं। ठीक। ये 2 टाइप के हैं, दोनों आप समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हालांकि आपके सिलेबस में पूछा नहीं है स्पेसिफाई करके, लेकिन फिर भी इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आप कहीं पढ़ेंगे या कहीं पढ़ाने जाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। ये कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए,
ये जो एनेस्थेटिक वाली दवाएं देती हैं हर डॉक्टर नहीं देता, हम आप और ये छोटे मोटे डॉक्टर, बल्कि क्या है बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं देते हैं एनेस्थेसिया। इसके लिए स्पेशल टाइप के डॉक्टर्स होते हैं और बहुत वो क्या होते हैं माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके एनेस्थेटिक वाली दवाएं वो देते हैं। अगर थोड़ा भी आगे पीछे होता है तो आदमी की जान जाने का खतरा रहता है, आदमी कोमा में पहुंच जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है लंबे समय के लिए। थोड़ी सी दवा भी आगे पीछे होती है, वो जो डॉक्टर होते हैं वो आदमी का पूरा बॉडी वेट और बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, फिर दवा कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अब वो जो दवाएं कैलकुलेट करके मान लीजिए उन्होंने निकाला है 100 mg, तो वो 100 mg सारी एक ही बार नहीं देते हैं, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप देते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि क्या मैं जो स्टेज चाह रहा हूँ एनेस्थेसिया का वो स्टेज आ गया या नहीं आया। जब वो स्टेज आ जाता है तब वो दवा देना वहीं पे बंद कर देते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप दवाएं दी जाती हैं, वन सेट नहीं दी जाती, यानी एक ही बार टोटली दवा नहीं दी जाती है। तो उसी के हिसाब से क्या है स्टेजेज हैं, यानी दवा दी जाती है तो एक कंडीशन आता है, देखते हैं ये कंडीशन आ गया, फिर दवा थोड़ी सी और दी जाती है, फिर देखते हैं कि वो जो हम कंडीशन चाह रहे हैं, जो स्टेज चाह रहे हैं, ये पेशेंट उस स्टेज पे आ गया कि नहीं आ गया। फिर और दवा दी जाती है कि ये तीसरा स्टेज है, हाँ ये चाहिए हमको। अगर उससे ज़्यादा दवा दी जाए तो फिर आदमी क्या हो गया, ख़त्म। तो सबसे पहला स्टेज क्या है इसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिया। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिया। यानी इसमें मेन काम क्या होता है कि आदमी का पेन जो सेंसेशन वो लॉस हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है, ठीक। तो इट स्टार्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक। तो पहला स्टेज शुरू होता है कि एनेस्थेटिक दवाएं उसको क्या होती हैं, एडमिनिस्टर करना शुरू हो जाती हैं, दी जाती हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आदमी का जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो लॉस होना शुरू होता है, पूरा लॉस नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही रिफ्लेक्सेस एंड रेस्पिरेशन रिमेन कंट्रोल। और आदमी के जो रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि इस तरह छूते हैं तो एकदम से यहाँ से क्या इम्पल्सेस क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं और दिमाग तक जाते हैं, समझ में आ रही बात। तो एहसास होता है, चूंटी कटाते हैं ऐसे, तो जो रिफ्लेक्सेस बन के जाते हैं, जैसे आंखों पे ऐसे कर रहे हैं तो आंखों की पुतली बंद हो रही है, तो जो रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या नॉर्मल रहते हैं। ऐसे आदमी का जो रेस्पिरेशन है, यानी जो सांस ले रहा है तो वो क्या होता है, नॉर्मल रहता है। एंड आदमी को इसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या है, ऐसे लगता है कि अब वो सपना देख रहा है, सपना देखने के जैसा उसको फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस वाले कंडीशन में क्या होता है, पेन का लॉस हो जाता है, यानी काटें अगर तो दर्द होना खत्म हो जाता है, दर्द नहीं रहता है, ठीक है, दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। अब सेकेंड स्टेज को हम लोग बोलते हैं एक्साइटमेंट और डेलीरियम। इस एक्साइटमेंट और डेलीरियम, इसमें जो क्या होता है, मेन एक्साइटमेंट से इसको याद किया जाता है। तो इसका मेन इसमें क्या होता है कि आदमी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, हाथ पैर चलाने लगता है, इमोशनल होता है इस वाले कंडीशन में जब वो आता है तब। और क्या क्या होता है इसमें, तो इट स्टार्ट विद दी अनकॉन्शियसनेस टू बिगिनिंग ऑफ इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होता है, आदमी इसमें कॉन्शियसनेस इसका क्या होता है धीरे धीरे कम हो रहा था, तो ये वाला क्या होता है अनकॉन्शियसनेस से स्टार्टिंग होती है, यानी आदमी अब क्या हो रहा है, बेहोशी की तरफ जा रहा है, अनअवेयरनेस हो रहा है, और फिर कहाँ तक जाता है, इरेगुलर रेस्पिरेशन। और जो उसका रेस्पिरेशन है, जो सांस लेने वाला सिस्टम, जो उसकी ब्रीदिंग है वो इरेगुलर हो जाती है, यानी कभी तो सांस रुक जाएगा एकदम से, कभी तेजी से सांस लेगा तो वो इरेगुलर हो जाता है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा। और क्या होता है, पेशेंट में शाउट, आदमी हो सकता है उसमें चिल्लाए, एंड स्ट्रगल फॉर मोमेंट, और क्या होगा, वो हाथ पैर चलाना शुरू करेगा, कोशिश करेगा उसके लिए। और जो उसके जबड़े हैं, जॉज आर टाइटली क्लोज्ड, और जो जबड़े होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम टाइटली क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ सकता है या बढ़ जाता है, और जो पुपिल है वो डायलेट हो जाती है। और क्या होता है, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन एंड डेफिकेशन होता है, यानी आदमी जो है जिसको दवा दी गई है वो चाहता नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं होता है, तो वो क्या करता है, पेशाब भी कर देता है, पखाना भी कर देता है, और उसको पता नहीं होता, उसी को बोलते हैं इनवॉलेंटरी, ठीक है, अनचाहे होता है ये सब। और इसमें क्या, नो ऑपरेटिव प्रोसीजर कैरिड आउट इन दिस स्टेज, और इस स्टेज में कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई सर्जरी नहीं की जाती है। अब क्या है, तीसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज क्या है, इसको बोलते हैं सर्जिकल एनेस्थेटिक, यानी इसी में सारे जो प्रोसीजर होते हैं सर्जरी के, ऑपरेशन के, इसी में किए जाते हैं, ठीक है। ऑल दिस सर्जिकल प्रोसीजर आर डन इन दिस स्टेज, ठीक। अब इसको 4 स्तर में, 4 लेवल में बांटा है, उसी को प्लान बोलते हैं, ठीक है, प्लान 1। तो प्लान 1 में क्या होता है, रेस्पिरेशन बिकम रेगुलर। इसमें देखा था आपने कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसका इरेगुलर हो जाता है, तो इसमें आने के बाद रेस्पिरेशन उसका रेगुलर हो जाता है, यानी नॉर्मल जो रेंज है उसमें उसको वो सांस लेना शुरू कर देता है। और क्या होता है, आई बिकम्स फिक्स्ड,
आई उसकी जो होती है उस वाले कंडीशन में क्या होता है, इधर उधर घूमने लगती है, तो इस वाले में एकदम एक जगह रुक जाती है, फिक्स्ड हो जाती है स्टेज 3 में। प्लेन 2 में क्या होता है, लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस। इसका क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं कि जो कॉर्नियल और लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस हैं वो लॉस हो जाते हैं। कॉर्नियल यानी आंखें जो हमारी हैं, तो इस पर ये पुतली रहती है ना, पुतली कह रहा हूँ, इसके ऊपर जो ये हमारी पलकें हैं, तो आदमी ऐसे हाथ लगाता है तो क्या होता है, एकदम से झपकती हैं वो नीचे की तरफ। अगर आदमी किसी भी काम में है, एकदम से कोई चीज़ मान लीजिए पढ़ने के लिए आ रहा है तो एकदम से ये झपक जाती हैं, लेकिन इस वाली कंडीशन में ऐसे वो लोग चेक करते हैं कपड़ा लगा के कुछ भी, तो वो झपकती नहीं है। तो वही कहा कि इसके रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। ऐसे ही लेरिंजियल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं कि जो हमारा एयर वाला पाइप है ना, जहाँ से एयर हमारे मतलब फेफड़ों में जाती है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे ही कुछ भी पानी या कोई तिनका कुछ भी उधर अगर चला गया, हवा के अलावा कोई भी चीज़ उधर जाती है, तो एकदम से वहाँ से रिएक्शन शो होता है और आदमी को क्या होता है, हिचकी आने लगती है, खांसी आने लगती है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी थूक ना, अगर पानी थोड़ा सा उधर जाता है तो एकदम से आदमी को क्या होता है, खांसी की तरह से आती है, और वो क्या होता है, सिस्टम उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। हम लोग समझते हैं ना, हिचकी आ रही है, खांसी आ रही है, तो किसी को कोई याद कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि कोई भी उस एरिया में अगर जाता है, जो हमारा एयरवेज है, कोई चीज़ उसमें अगर जाती है तो वो सिस्टम इतना एक्टिव होता है, तुरंत उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए आदमी को हिचकी आ जाती है, क्या होता है, खांसी वगैरह आने लगती है। तो वो वाला जो सिस्टम है, तो उसको भी वो लोग कुछ केमिकल वगैरह डाल के चेक करते हैं कि क्या इसको मतलब इसके रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं कि नहीं, यानी इसको हिचकी वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर क्या करते हैं वो लोग, प्रोसीजर वगैरह करते हैं, ठीक। और फिर इसमें और क्या होता है, पुपिल्स स्टार्ट डायलेटिंग एंड लाइट रिफ्लेक्सेस। और इसमें जो पुपिल है वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है, यानी उसका साइज बढ़ जाता है, और लाइट से भी रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। यानी जैसे कि हम लाइट वगैरह दिखाएं तो उसमें कोई उसको रिफ्लेक्शन नहीं रहता, आंखें बंद वगैरह नहीं होती, चुधियाती नहीं है, ठीक। और क्या है, चौथा प्लेन क्या है इसका, प्लेन 4 डायलेटेड पुपिल। अब जो पुपिल है पूरी तरीके से डायलेट हो जाता है, और डिक्रीज मसल स्टोन, और जो मसल स्टोन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ऐसे ही बीपी क्या होता है इसका, डाउन हो जाता है। अब मसल स्टोन क्या होते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा समझिए, ये मतलब समझाना इसको थोड़ा आसान है। इसको एहसास किया जाता है, जो डॉक्टर लोग होते हैं वो उसको क्या करते हैं, इसको एहसास करते हैं, जैसे कि ऐसे आपके हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे और चेक करते रहते हैं कि मसल स्टोन, वो समझ रहे हैं। तो इसको अल्फाज में बताना थोड़ा मुश्किल है, यानी वर्ड्स में कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाए थोड़ा मुश्किल है। तो वो चेक करते रहते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेच कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो चेक करते हैं। जैसे कि हाथ के आपको ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, और वो हाथ रखे रहते हैं, चेक करते रहते हैं कितना इसके अंदर टाइटनेस आ रहा है, नहीं आ रहा, इस टाइप की चीज़ें वो चेक करते हैं, ठीक। तो वो होता है मसल स्टोन। अब चौथा स्टेज क्या है, उसको बोलते हैं मेडुलरी पैरालाइसिस, यानी हमारे ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, तो वो पूरी तरीके से क्या होता है, पैरालाइसिस हो जाता है, यानी उसका काम बंद हो जाता है, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाता है तरीके से। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और जैसे ही ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये कहते हैं दिस स्टेज मस्ट बी अवॉइडेड, कह रहे कि ये स्टेज नहीं आना चाहिए, यानी इतनी दवा ना दी जाए कि ये वाला स्टेज आ जाए, अदरवाइज पेशेंट में बी डाइड, वरना पेशेंट की क्या डेथ हो सकती है। इन दिस स्टेज मेडुला डिप्रेस, जो मेडुला है हमारा वो डिप्रेस हो जाता है, एंड लीड्स टू स्टॉप रेस्पिरेशन। और क्या होता है, रेस्पिरेशन उसका क्या है, जिसको एनेस्थेसिया दी जा रही है उसका रेस्पिरेशन क्या होता है, स्टॉप हो सकता है, और फिर क्या होता है, डेथ अकर हो सकती है, मर सकता है वो आदमी, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थेटिक, यानी ऐसी दवाएं जो एनेस्थेसिया के लिए दी जाती हैं, जनरल एनेस्थेसिया के लिए दी जाती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो वो 3 तरीके की होती हैं, असल में तो 2 ही तरीके की होती हैं। क्या, पहला इन्हेलेशन, यानी उसको क्या है, सूंघने के ज़रिए से इन्हेल किया जाएगा, नाकों के थ्रू उसको गैसियस फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे एनफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, ऐसे ही हेलोथेन, ईथर। अब दूसरी जो है वो क्या है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। तो इंट्रावेनस आप जानते हैं, यानी जो हमारी नसें हैं, आईवी जिसको बोलते हैं, आईवी रूट से दी जाती है कुछ दवाएं, जैसे कि थियोपेंटल सोडियम हो गया, केटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड और डायजेपाम, और भी हैं डायजेपाम, इसके अलावा और भी हैं जो आप आगे पीछे करते रहते दे सकते हैं। और तीसरी जो है वो क्या है, गैसियस एनेस्थेटिक्स। तो इसके एग्जांपल क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब गैसियस और इन्हेलेशन में फ़र्क क्या होता है, तो ये वाली जो दवाएं होती है ना, ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं। किस में होती हैं,
लिक्विड फॉर्म में होती हैं, लेकिन जब इसको हम लोग यूज़ करना होता है तो एवोपोरेट किया जाता है उसको, यानी उसको भाप में एक तरीके से समझिए मिला दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ या कैसे भी, और फिर उसको क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है, भाप बना के उसको यूज़ किया जाता है। और ये जो होता है ये असल में गैसियस फॉर्म में होता है और उसको क्या सुंघा दिया जाता है आदमी को। अब देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही दवा दी जाए, बल्कि उसको इन्हेलेशन भी कराया जाता है और इंट्रावेनसली भी उसको दवाएं दी जाती हैं, तो ये ज़्यादा कारगर होती हैं दवाएं इस तरीके से। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक क्या है, तो हम लोग इसमें हर दवा के अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि इन जितनी भी दवाएं तकरीबन सबका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम है, क्योंकि ये दवाएं ऐसी हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, दीज ड्रग्स वर्क ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये दो दवाएं होती हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, एंड डिप्रेस इट, और इसको क्या करती है, डिप्रेस कर देती हैं, यानी उसके फंक्शन को रोक देती हैं, एंड इंड्यूस स्लीप। और जब ये दवाएं दी जाती है तो क्या होगा, आदमी को नींद आएगी, क्योंकि जो कनेक्शन होता है ब्रेन से जो आदमी को एक्टिव रखता है वो क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो फिर आदमी को नींद आती है। ऐसे ही लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, आदमी को दर्द का एहसास खत्म हो जाता है इसमें, और क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस, और आदमी को बेहोशी तारी होती है, अनअवेयरनेस हो जाता है वो आदमी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेशन, यानी उसके यूजेस क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी उसको कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, किस कंडीशन में यूज़ नहीं करेंगे, और उनके डोजेस क्या है, यानी कितना डोज देंगे, 10 mg 20 mg 25 mg कितना देंगे, दिन में कितनी बार देंगे। तो हम लोगों ने 3 तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, क्या है, इन्हिलेशन, एनेस्थेटिक, तो उसमें से हम लोग सारी दवाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है हेलोथेन, तो इसका इंडिकेशन क्या है, इट इज़ यूज फॉर जनरल एनेस्थेसिया, तो आपको मालूम है कि ये क्या होता है, जनरल एनेस्थेसिया के लिए यूज़ होता है, इन कॉम्बिनेशन विद अदर एनेस्थेटिक एजेंट्स, और ये सिंगल यूज़ नहीं होता बल्कि इसके साथ में और दूसरी दवाएँ भी यूज़ होती हैं, ठीक। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो इट शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट हैविंग इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ये कह रहे हैं कि वो आदमी जिसको उसके क्रेनियल में कुछ हेमरेज है, हेमरेज का मतलब ये होता है कि कहीं पे नसों वगैरह में दिक्कत है, नसें कहीं फट गई हैं, डैमेज हो गई हैं, या उसके ब्रेन के अंदर उसका जो क्रेनियल है, जो खोपड़ी, उसके अंदर प्रेशर है किसी टाइप का बहुत ज़्यादा, तो ऐसे आदमी को हम लोग ये दवाएं नहीं देंगे, ठीक। अब इसका डोजेस क्या है, तो कितना यूज़ करेंगे, तो 2 to 3% इन ऑक्सीजन वेपर, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हेलोथेन है, ये लिक्विड है, तो इसको ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या करते हैं, देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर उसको 100 ग्राम ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उसमें से 2 से 3 ग्राम क्या होगी, ये दवा उसमें मिली हुई होगी, ठीक। अब क्या है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स, यानी वो दवाएं जो मतलब इंट्रावेनसली दी जाती हैं, आईवी रूट से दी जाती हैं, तो उनमें एक क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है वो थियोपेंटल सोडियम, क्या है, थियोपेंटल सोडियम। तो इसका इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन तो ये भी उसी काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जनरल एनेस्थेसिया के लिए दूसरी दवाओं के साथ मिला के इसको भी यूज़ किया जाता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो इसको हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस में नहीं देंगे, ठीक है। किस में नहीं देंगे ये दवा, माइस्थेनिया ग्रेविस, मैं ये पहले पढ़ा चुका हूँ, पूरा एक टॉपिक था माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या होता है इसमें कि आदमी के जो एंटीबॉडी होती है ना, वो खुद उसी के सेल को या उसी के अगेंस्ट, अपने ही बॉडी के अगेंस्ट वो काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आदमी के मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक। तो उसमें भी नहीं देंगे हम लोग। और किस में नहीं देंगे, इन प्रोलॉन्ग्ड अस्थमा, अगर किसी को लंबे समय से अस्थमा है तो उसमें भी ये दवा नहीं दी जाएगी। ऐसे ही किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उसको भी ये दवा नहीं दी जाएगी, वरना और ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा उसका। ऐसे ही उसको पोरफायरिया में नहीं देंगे। पोरफायरिया क्या होता है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं यानी आरबीसीज, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं पोरफायरिन। क्या बोलते हैं, पोरफायरिन। तो वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं पोरफायरिया। तो किसी को अगर ये बीमारी है तो उसमें भी ये दवा हम लोग नहीं देंगे। डोजेज कितना, अब ये थियोपेंटल सोडियम कितना देंगे, तो 2.5% सोल्यूशन फॉर आईवी, यानी कि मान लीजिए कोई सोल्यूशन है तो उसमें उसका जो इसकी जो क्वांटिटी होगी, इसका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 2.5%। यानी अगर 100 ml है तो ये कितना होगा, 2.5 ml थियोपेंटल सोडियम उसके अंदर मिला होगा।
अब गैसियस फॉर्म, गैसियस एनेस्थेटिक्स, तो वो क्या, नाइट्रस ऑक्साइड आपने पढ़ा, तो इसका इंडिकेशन क्या है, तो सेम इंडिकेशन इसका भी वही है, ठीक है। ये भी क्या है, जनरल एनेस्थेटिक के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इसको कभी जैसे कि बच्चे वगैरह पैदा होते हैं ना, तो डिलीवरी के वक्त में भी इसको देते हैं दर्द का एहसास ख़त्म करने के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड को। ये किसको नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसका, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं किसी को क्रोनिक रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम है तो उसको नहीं देंगे, यानी बहुत पुरानी किसी को फेफड़े वाली, लंग्स वाली बीमारी है तो उसको हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, यानी अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसमें भी ये नहीं देंगे हम लोग। ऐसे ही इन विटामिन B12 डिफिशियंसी पेशेंट, कि किसी आदमी को अगर विटामिन B12 की कमी है तो भी उसको नहीं देंगे। ऐसे ही अगर किसी के मतलब पेट में गैस वगैरह बन रहा है जैसे बहुत ज़्यादा, या कोई प्रेग्नेंट महिला होती है उसको नहीं देते, इसलिए कि ये गैस ऐसी है कि जाके उधर भरना शुरू हो जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, उधर जो हमारे पेट वगैरह में खाली जगह होता है, जैसे फेफड़ों के बीच में जो जगह है, ऐसे ही हार्ट और हमारे फेफड़ों के बीच में जो जगह है, तो ये जो जगह है ना खाली, उसमें ये जाके भरना शुरू हो जाती है ये गैस, इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुली दी जाती है। ये डोज क्या इसका, तो इट शुड बी मिक्सड विद, ये एल नहीं है, इसको ऐड कर दीजिए, एटलीस्ट 30% ऑक्सीजन। तो इसको क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी को दे रहे हैं तो पहले इनको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड को मिलाएंगे, तो अगर 70% ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो 30% इसको मिला के फिर आदमी को सुंघाई जाती है ये दवा। तो कितना देते हैं, 30%। तो ये जो हमारा टॉपिक था जनरल एनेस्थेटिक, यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरी हेल्प करें। तो मैं आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करने वाला हूँ, कोई पैसे नहीं मांगूंगा, बल्कि सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की मेरी, और पूरा अपना स्टूडियो, जिनका ये डिजिटल बोर्ड है, उनका पूरा ये कैमरा और पूरी लाइटिंग सारा ये कुछ उन्होंने मुझे फ्री में अवेलेबल किया बिना कॉस्ट के, तो उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, तो अब मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी कुछ हेल्प करूँ। तो आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ आपसे 1 मिनट मांगा जा रहा है कि आप जाइए, उनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चैनल का नाम है एंड स्टडी, क्या है, एंड स्टडी। जिसमें वो क्या करते हैं, बहुत सारी सरकारी जॉब्स की जो पढ़ाई होती है ना, सरकारी जॉब के लिए वो तैयारी कराते हैं। उनका ये चैनल है, इसमें सरकारी जॉब के लिए क्या कहते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं, तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आपको अगर आपको नहीं भी पढ़ना है तो मेरे कहने पे जाके उनके चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।